स्वागत है आप सभी का। और आज है अपना डी ब्लॉक का वन शॉट। तो बिल्कुल आसानी से एनसीईआरटी का हर इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ नीट के पिछले 37 सालों में जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं डी ब्लॉक से, वो सारे अपन कवर करेंगे इस डी ब्लॉक के वन शॉट में। और साथ ही साथ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो कंसेप्ट आता है डी ब्लॉक की एनसीईआरटी में दे रखा है, जो कि आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का कंसेप्ट माना जाता है, वो कंसेप्ट भी अपन बहुत अच्छे से उसमें खेलेंगे। वो जो आपको डराता था, वो जो आपको आज तक कभी समझ में नहीं आया, वो पूरा खेल आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का भी समझ में आ जाएगा इस वन शॉट के दौरान। तो बिल्कुल आसानी से बहुत अच्छे लेवल पे, बिल्कुल जीरो लेवल से अपन स्टार्ट करने वाले हैं। और हर किसी को, चाहे आपका कुछ भी लेवल हो, आज से पहले समझ में आया, कभी पढ़ा या नहीं पढ़ा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये डी ब्लॉक का वन शॉट देखने के बाद आपको पूरा तैयार आपका खेल हो जाएगा, आपका माइंडसेट क्लियर हो जाएगा कि डी ब्लॉक में जो भी क्वेश्चन नीट 2025 के अंदर पूछा जाने वाला है वो मेरा 100% सही होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना डी ब्लॉक का वन शॉट। तो सबसे पहले अपन कुछ बेसिक बातें करते हैं, ताकि अगर बेसिक मेरे क्लियर होंगे तो पूरा खेल डी ब्लॉक का मुझे आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपनी पीरियोडिक टेबल। ठीक है सर, पीरियोडिक टेबल में ना टोटल 18 ग्रुप होते हैं। ये देख आपका 18th नंबर का ग्रुप। सर पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 पीरियड होते हैं, ये आपका 7th पीरियड। ठीक है सर, पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट होते हैं, ये आपका 118 एलिमेंट। सर पीरियोडिक टेबल में टोटल 4 ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक ये रहा, डी ब्लॉक ये रहा, पी ब्लॉक ये रहा एंड एफ ब्लॉक ये रहा। तो एफ ब्लॉक तो हमने पढ़ लिया ऑलरेडी, हमने एफ ब्लॉक वन शॉट में पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ लिया, सब कुछ समझ में आ गया और क्वेश्चन भी बनने लग गए। अब कॉन्फिडेंस आ चुका है एफ ब्लॉक में कि एफ ब्लॉक से अगर क्वेश्चन नीट 2025 के अंदर पूछा जाएगा तो वो मेरा गलत नहीं होने वाला। आज के इस वन शॉट में हम देखने वाले हैं डी ब्लॉक। ठीक है, तो ये आपका डी ब्लॉक, यानी सर ये जो डब्बा है ना, ये जो मैंने बॉक्स बना दिया, ये अपना डी ब्लॉक है क्या? यस सर, ये अपना डी ब्लॉक है, ये अपना डी ब्लॉक है। और आज अपन डी ब्लॉक ही पढ़ने वाले हैं इस वन शॉट के अंदर। यानी सर ये अगर डी ब्लॉक है तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स दिख रहे हैं, क्या ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं? क्या मैं इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोल दूं? यस सर, सिंपल सी बात है। आज के बाद ये जो डब्बा मैंने बनाया, ये जो येलो कलर का ये जो डब्बा मैंने बना रखा है, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है, ये आपके आज के बाद डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये आपके आज के बाद डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से देख, अब हम बात करते हैं कि कौन से ब्लॉक में किस टाइप के एलिमेंट प्रेजेंट है। क्या वो मेटल है, क्या वो नॉन मेटल है, क्या वो मेटलॉइड्स हैं? तो ध्यान से देख, मेटल्स की बात करते हैं तो एस ब्लॉक में, डी ब्लॉक में एंड एफ ब्लॉक में तुम्हारे मेटल्स प्रेजेंट होते हैं। आज के बाद स्टार लगा ले, एस ब्लॉक में, डी ब्लॉक में एंड एफ ब्लॉक में मेटल्स प्रेजेंट हैं। फिर बात करते हैं अपन पी ब्लॉक की, तो पी ब्लॉक में मेटल्स भी प्रेजेंट है, नॉन मेटल्स भी प्रेजेंट है एंड मेटलॉइड्स भी प्रेजेंट है। तो पी ब्लॉक में मेटल्स भी प्रेजेंट है, नॉन मेटल्स भी प्रेजेंट है, मेटलॉइड्स भी प्रेजेंट है। अब ध्यान से देखते हैं यार बात को कि पी ब्लॉक हमको पता है कहां पर है। ठीक है, हमको ये बात भी पता लग गई कि पी ब्लॉक में मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स तीनों प्रेजेंट होते हैं। अब देखते हैं कि पी ब्लॉक का कौन सा एलिमेंट मेटल है, कौन सा नॉन मेटल, कौन सा मेटलॉइड। तो उसके लिए सिंपल सी बात हमको ध्यान रखनी है, मेटलॉइड्स ध्यान रखने अपने को कि मेटलॉइड्स कौन होते हैं। तो मैंने आपको पीरियोडिक टेबल के चैप्टर में अच्छे से बता रखा है कि मेटलॉइड्स कौन होते हैं आपके। बा, पो, आसाराम, जी, सब्सक्राइबिंग, सी, ते, अंटी। बा, पो, आसाराम, जी, सब्सक्राइबिंग, सी, ते, अंटी। तो ये हो गए आपके मेटलॉइड्स। तो अब हम इन मेटलॉइड्स को पी ब्लॉक में लोकेट करके देखते हैं कि कहां पर प्रेजेंट है ये। ध्यान से देख, ये दिख गए सर, बा, पो, आसाराम, जी, सब्सक्राइबिंग, सी, ते, अंटी। तो ये आज के बाद अपने क्या हो गए, मेटलॉइड्स हो गए। अब मेटलॉइड्स मैंने पहचान लिए। अब मेटलॉइड्स के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स दिख रहे हैं वो आज के बाद नॉन मेटल, और मेटलॉइड्स के नीचे जितने भी एलिमेंट आ गए वो आज के बाद मेटल। बिल्कुल सिंपल सी बात है, ध्यान से देख, मेटलॉइड्स के ऊपर ये सारे क्या हो गए सर, नॉन मेटल हो गए, और मेटलॉइड्स के नीचे जो दिख रहे हैं ये सारे क्या हो गए सर, मेटल्स हो गए। सिंपल सी बात। ठीक है, और ये रहा आपका 18th ग्रुप। 18th ग्रुप में तो आपको पता है क्या आते हैं सर, नोबल गैसेस आते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। पी ब्लॉक में मुझे पता लग गया कि कौन सा एलिमेंट मेटलॉइड है, कौन सा नॉन मेटल है, कौन सा नोबल गैस है, कौन सा मेटल है। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है, आसानी से समझ में आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देख यार, अब यहाँ पर ध्यान से देख, ये जो
मेटलोइड्स मैंने देखे, मैंने बोला मेटलोइड्स के ऊपर नॉन मेटल है, यानी ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है आपको ये सारे आपके नॉन मेटल हैं। परंतु यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो बोरोन है ये भी तो ग्रीन कलर से शो कर रखा है, ये भी तो ग्रीन कलर से शो कर रखा है। तो आज के बाद स्टार मार्क लगा ले, हम बोरोन को मेटलॉइड मानते हैं और एक्चुअल में बोरोन मेटलॉइड ही होता है, परंतु एनसीईआरटी बोरोन को नॉन मेटल मानता है। ध्यान रखना, आज के बाद एनसीईआरटी बोरोन को नॉन मेटल मानता है, पर एक्चुअल में रियलिटी में और हम भी क्या मानते हैं, बोरोन को मेटलॉइड ही मानते हैं, परंतु एनसीईआरटी बोरोन को नॉन मेटल मानता है। यहाँ पर हमने देख लिया, उसको ग्रीन कलर से शो कर रखा है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। बाकी जब अपन पी ब्लॉक पढ़ेंगे तो और अच्छे से देखेंगे, फिर हमको और अच्छे से बात समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पर लिखा हुआ है टोटल ग्रुप कितने होते हैं सर पीरियोडिक टेबल में। सिंपल सी बात है सर, 18 ग्रुप होते हैं। पीरियड कितने होते हैं सर, टोटल 7 पीरियड होते हैं। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रॉकेट साइंस यहाँ पर नहीं है, ठीक है। आगे बात करते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स ऑल्सो कॉल्ड एज। डी ब्लॉक एलिमेंट का दूसरा नाम बता दे। सिंपल सी बात है, यहाँ पर ध्यान से देख, मैंने एक वीडियो बनाई, उसमें मैंने डांस कर दिया, ठीक है। मैंने दूसरी वीडियो बना दी, उसमें मैंने गाना गा दिया, यानी सिंगिंग कर दी, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों वीडियो को जोड़ रहा हूं, कंबाइन कर रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ पर देख, अजीब सा नहीं लगेगा यार, अचानक से मैं डांस कर रहा था, अचानक से मैं सिंगिंग करने लग गया। तो यहाँ पर अपन क्या यूज करते हैं बीच में, यहाँ पर अपन बीच में क्या यूज करते हैं, ट्रांजिशन इफेक्ट यूज करते हैं। यहाँ पर अपन एक ट्रांजिशन इफेक्ट यूज करते हैं ताकि पता ना लगे, ठीक है। यहाँ पर एक ट्रांजिशन इफेक्ट यूज करते हैं, ठीक है। तो ट्रांजिशन वर्ड यहाँ से आता है अपना। सिमिलरली मतलब यहां पर मैं कुछ और चीज कर रहा था, यहां पर मैं कुछ और चीज कर रहा था, तो बीच में मैंने क्या किया, ट्रांजिशन इफेक्ट यूज किया, ठीक है। यहां पर अगर बात करें, इधर तुम्हारा एस ब्लॉक है, इधर तुम्हारा एस ब्लॉक है, इधर तुम्हारा पी ब्लॉक है, इधर तुम्हारा पी ब्लॉक है। एस ब्लॉक में मान ले कोई कैरेक्टर प्रेजेंट है, जैसे कि मेटेलिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर पी ब्लॉक में कुछ अलग ही कैरेक्टर प्रेजेंट है, जैसे कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा है। तो बीच में ना क्या आएगा तेरा, ट्रांजिशन आएगा। बीच में क्या आएगा तेरा, ट्रांजिशन आएगा, क्योंकि यहाँ से इस कैरेक्टर से तेरे को यहाँ जाना है, यानी तेरे को कैरेक्टर बिल्कुल अपना शिफ्ट करना है ना, तो बीच में तेरे को ट्रांजिशन इफेक्ट चाहिए। तो यहां पर ट्रांजिशन कौन आता है, अपना डी ब्लॉक आता है। ये डी ब्लॉक को मैंने आज के बाद बोल दिया ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ब्लॉक को मैंने आज के बाद बोल दिया ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन का मतलब होता है कि यहां पर हम बात करें, अगर एस ब्लॉक के एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज है और पी ब्लॉक के एलिमेंट की कुछ अलग ही प्रॉपर्टीज है, तो जो बीच के एलिमेंट है, यानी जो बीच का ब्लॉक है अपना डी ब्लॉक, उसके जो एलिमेंट्स हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, वो शो करते हैं ट्रांजिशनल प्रॉपर्टीज, यानी इन दोनों के, यानी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट की बीच की प्रॉपर्टीज। आज के बाद मैंने बोल दिया डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। स्टार मार्क लगा दे कॉपी में, डी ब्लॉक एलिमेंट आर ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, आसानी से बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत मुझे नहीं आई, कोई दिक्कत मुझे नहीं आई। तो आज के बाद मैंने बोलना है कि डी ब्लॉक एलिमेंट आर ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिकॉज दे शो ट्रांजिशनल प्रॉपर्टीज बिटवीन एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। सिंपल सी बात है यार, कोई रॉकेट साइंस है क्या इसमें? नहीं सर, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये लिख दिया मैंने ट्रांजिशन एलिमेंट्स, सिंपल सी बात है। अब आगे बात करते हैं। अब यहां पर हमको लिखा हुआ है किसी चार्ज्ड एंड न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन कैसे निकालें, ठीक है। कोई चार्ज्ड एटम है तुम्हारे पास, कोई न्यूट्रल एटम है तुम्हारे पास, उसमें हमको इलेक्ट्रॉन निकालना सीखना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान है। ध्यान से देख, जैसे तेरे पास ये है कार्बन है, एटॉमिक नंबर कितना होता है सर, 6 होता है। यहाँ पर तेरे को इसमें इलेक्ट्रॉन निकालना है, यहाँ पर तेरे को इसमें इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो अगर तेरे पास कोई न्यूट्रल एटम है जिसकी खोपड़ी में कोई चार्ज नहीं है, जैसे ये अपना कार्बन का जो एटम है, ये न्यूट्रल एटम है क्या? यस सर, ये न्यूट्रल एटम है। तो अब क्या करना है तेरे को, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकालना है ना, कुछ ही नहीं करना है भाई, जितना इसका एटॉमिक नंबर होगा उतने ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, यानी यहाँ पर तेरे 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। बिल्कुल सिंपल सी बात है यार, ठीक है। फिर अगर मैं बात करता हूँ किसी चार्ज्ड एटम की, जैसे यहाँ पर मैंने ले लिया O-2, हमको पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, ठीक है। तो मैंने इलेक्ट्रॉन कैसे निकाले, मैंने लिख दिया सर 8, जितना एटॉमिक नंबर है उतना मैंने लिख दिया। फिर हमको क्या करना है ना, क्योंकि ये चार्ज्ड है, तो खोपड़ी में जितना चार्ज दिख जाए उसका अपोजिट चार्ज तेरे को करना है। खोपड़ी में -2 दिख गया तो तूने यहाँ पर लिखा +2, तो ये हो गया तेरा 10, तो यहाँ पर तेरे 10 इलेक्ट्रॉन है। तो खोपड़ी में होता -3 तो तू लिख देता +3, खोपड़ी में होता +2 तू लिख देता -2, खोपड़ी में होता +1 तू लिख देता -1। बिल्कुल उल्टा करके लिखना होता है हमको, बिल्कुल उल्टा करके लिखना होता है, ठीक है। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से अपन किसी न्यूट्रल एटम में
या फिर किसी चार्ज्ड एटम में हम क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहली बात आई अपनी फॉर न्यूट्रल एटम। फॉर न्यूट्रल एटम तो ये अपना ऑक्सीजन का न्यूट्रल एटम है, जितना इसके पास एटॉमिक नंबर उतने ही इसके पास इलेक्ट्रॉन, जितना इसके पास एटॉमिक नंबर उतने ही इसके पास इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सिंपल सी बात है। आगे बात करते हैं चार्ज्ड एटम की। जितना इसका एटॉमिक नंबर उतना तो मैंने लिख ही दिया, बाकी ऊपर खोपड़ी में -3 लिखा हुआ था, मैंने +3 कर दिया, ये आ गया तुम्हारा 10। सिंपल सी बात है। यहाँ पर देख, जितना एटॉमिक नंबर उतना तो मैंने लिख ही दिया, बाकी जितना खोपड़ी में चार्ज दे रखा था उसको अपोजिट करके लिख दिया। +2 था तो मैंने -2 कर दिया, तो 20 - 2 ये हो गया तुम्हारा 18। सिंपल सी बात है। कोई रॉकेट साइंस है क्या इसमें? नहीं सर, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब मैं बात करता हूँ न्यूट्रल मॉलिक्यूल की। ठीक है, तो जैसे मैंने ले लिया सर वाटर, जैसे मैंने ले लिया वाटर, तो इसमें तुम्हारे 2 तो हाइड्रोजन के एटम है, एक ऑक्सीजन का एटम है, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 8। तो टोटल क्या हो गया तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये, 8 इलेक्ट्रॉन ये। तो टोटल यहाँ पर वाटर के पास कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गए? 8 और एक 9 और एक 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गए। तो तुम किसी मॉलिक्यूल में भी निकाल सकते हो। ये तुम्हारे पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल था। ठीक है, तो यहाँ पर जितना इनके एटम के पास एटॉमिक नंबर होगा ना, उतने ही वहां पर क्या होते हैं सर, इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर टोटल करके तो निकाल सकता है पूरा वाटर के मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सिंपल सी बात है। अब जैसे मैं बात करूं कार्बोनेट आयन में, कोई तुमसे पूछ ले ये तुम्हारा कार्बोनेट आयन, ठीक है, तो एक कार्बन का एटम, यस सर, और 3 तुम्हारे ऑक्सीजन के एटम है, यस सर। खोपड़ी में -2 लिखा हुआ था तो तूने +2 कर दिया, यस सर। इसका एटॉमिक नंबर 6, इसका 8, इसका 8, इसका 8, तो तेरे को ये प्लस करने हैं और ये तूने प्लस कर दिया, तो तेरा कार्बोनेट आयन के पास कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो आ जाएगा। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। तो मैं आसानी से निकाल सकता हूं किसी भी न्यूट्रल एटम में, किसी भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल में, किसी भी चार्ज्ड एटम में, किसी भी चार्ज्ड मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये क्वेश्चन तुमने देखा होगा, हर एक साल छोड़ के नीट के एग्जाम में पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब ऐसा पेयर ढूंढ, ऐसा जोड़ा ढूंढ जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये मैंने सीख लिया किसी चार्ज्ड एंड न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन कैसे निकालें। ठीक है, अब आगे बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। ये सर अपना डी ब्लॉक है क्या? यस सर, अपना डी ब्लॉक है क्या? यस सर, ये डी ब्लॉक है। तो ये सारे एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट हो गए क्या? यस सर। इनका दूसरा नाम बता दे, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं क्या? यस सर, बोलते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके पास ट्रांजिशनल प्रॉपर्टीज होती है बिटवीन एस ब्लॉक एलिमेंट एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। सिंपल सी बात है, हर कंसेप्ट क्लियर होएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, अब ध्यान से देख यार, अब ध्यान से देख यार। सर ये अपना डी ब्लॉक है, सर ये क्या थर्ड ग्रुप से स्टार्ट होता है क्या? सर ये 12th ग्रुप तक चलता है क्या? तो आज के बाद स्टार मार्क लगा दे, डी ब्लॉक एलिमेंट थर्ड ग्रुप से स्टार्ट हुआ, 12th ग्रुप तक चला। ठीक है, तो टोटल कितने ग्रुप में प्रेजेंट है? ये टोटल 10 ग्रुप में प्रेजेंट है। देख, पहला, दूसरा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो टोटल 10 ग्रुप तक सिमटा हुआ है अपना डी ब्लॉक। सिंपल सी बात है, पहला ग्रुप कहां से स्टार्ट खेल हुआ? थर्ड ग्रुप से। कहां तक चला? 12th ग्रुप तक चला। अगर मैं पीरियड की बात करूं तो 4th पीरियड से खेल स्टार्ट हुआ डी ब्लॉक का और 7th पीरियड तक खेल चला डी ब्लॉक का। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो टोटल अगर मैं बात करूं ग्रुप की, तो टोटल कितने ग्रुप में प्रेजेंट है? 10 ग्रुप में प्रेजेंट है। अगर मैं बात करूं पीरियड की, तो टोटल कितने पीरियड में प्रेजेंट है? टोटल 4 पीरियड में प्रेजेंट है। तो अगर इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां पर मेरा आ गया कि टोटल डी ब्लॉक एलिमेंट कितने होते हैं? सर 40 होते हैं। आज के बाद 40 डी ब्लॉक एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। टोटल डी ब्लॉक एलिमेंट्स कितने? सर 40। बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आज के बाद टोटल डी ब्लॉक एलिमेंट्स कितने हैं? सर 40 है। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट कौन से ग्रुप से स्टार्ट हुआ? सर थर्ड ग्रुप से स्टार्ट हुआ, 12th ग्रुप तक चला। सर 4th पीरियड से स्टार्ट हुआ, 7th पीरियड तक चला। यानी मैं स्टार मार्क लगा के बोल दूं क्या, फर्स्ट पीरियड में, सेकंड पीरियड में, थर्ड पीरियड में कोई डी ब्लॉक एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता। फर्स्ट पीरियड में, सेकंड पीरियड में, थर्ड पीरियड में कोई भी डी ब्लॉक एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता। बिल्कुल बेहतरीन खेल चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसानी से बात समझ में आ गई। फिर अपन यहाँ पर देखते हैं, जो पहला डी ब्लॉक एलिमेंट होता है वो अपना स्कैंडियम। जो पहला डी ब्लॉक एलिमेंट है वो है अपना स्कैंडियम। एटॉमिक नंबर बता। एटॉमिक नंबर होता है सर 21। एटॉमिक नंबर होता है सर 21। ठीक है, पहला डी ब्लॉक एलिमेंट स्कैंडियम, एटॉमिक नंबर 21। तैयार, बिल्कुल खेल तैयार हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अपन यहाँ पर ध्यान से देखें यार, ये अपना डी ब्लॉक है क्या? यस सर, ये डी ब्लॉक है अपना। ठीक है,
तो ये सारे एलिमेंट जितने भी दिख रहे हैं मुझे, क्या ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, क्या ये ट्रांजिशन एलिमेंट है? यस सर, ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। यानी लैंथनम एंड एक्टिनम आर डी ब्लॉक एलिमेंट। यस सर, आज के बाद तैयार, लैंथनम एंड एक्टिनम आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, बट लैंथनाइट सीरीज एंड एक्टिनोइड सीरीज एलिमेंट्स आर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये हमने एफ ब्लॉक वन शॉट में देख लिया, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से बात समझ में आ गई। आज के बाद ध्यान रखना, लैंथनम एंड एक्टिनम आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं आगे। अब हमने ये बात बहुत बार देखी हुई है, पीरियोडिक टेबल में भी देखी हुई है यार, और केमिकल बॉन्डिंग में भी देखी हुई है कि जब बात करते हैं अपन डी ऑर्बिटल की, तो यहां पर हमको यूज करना पड़ता है सर n-1। n मतलब होता है पीरियड का नंबर, n मतलब होता है पीरियड का नंबर। जैसे अगर पीरियड का नंबर फोर्थ है ना, जैसे अगर पीरियड का नंबर फोर्थ है, ये देख पीरियड का नंबर फोर्थ, तो ये जो आपकी डी ब्लॉक की सीरीज है ना, इसको मैं 4D सीरीज ना बोलते हुए मैं बोलूंगा 3D सीरीज, क्योंकि मैंने n-1 कर दिया, तो 4-1 3, तो 3D सीरीज मैंने इसको बोल दिया। सिमिलरली ये 5th पीरियड था, तो इस सीरीज को मैंने बोल दिया 4D सीरीज। ये 6th पीरियड था, इस सीरीज को मैंने बोल दिया सर 5D सीरीज। ये 7th पीरियड था, इस सीरीज को मैंने बोल दिया सर 6D सीरीज। तो n-1 मैंने कर दिया सर, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4th पीरियड में डी ब्लॉक की सीरीज को 3D सीरीज बोलूंगा क्या? यस सर, बोल दूंगा। 5th पीरियड में डी ब्लॉक की सीरीज को 4D सीरीज बोल दूंगा। 6th पीरियड में डी ब्लॉक की सीरीज को 5D सीरीज बोल दूंगा। 7th पीरियड में डी ब्लॉक की सीरीज को 6D सीरीज बोल दूंगा। सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस की बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल आसानी से खेल तैयार हो गया सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन कुछ नहीं है सर। अब ध्यान से देख, ये क्या पहली ट्रांजिशन सीरीज है? यस सर, ये दूसरी ट्रांजिशन सीरीज, ये तीसरी ट्रांजिशन सीरीज, ये चौथी ट्रांजिशन सीरीज। वही बात यहां पर लिखी हुई है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एंड फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। सिंपल सी बात है। तो 3D सीरीज अपनी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज हो गई, 4D सीरीज सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, 5D सीरीज थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एंड 6D सीरीज फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। सिंपल सी बात है, ये बात अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है। और एक बात तुम लिख लो कॉपी में कि क्वेश्चन तुम्हारा 99% आता है तुम्हारा 3D सीरीज से, क्वेश्चन तुम्हारा 99% आता है 3D सीरीज से। तो 3D सीरीज तो हमको अच्छे से पता होनी ही चाहिए, 3D सीरीज तो हमको अच्छे से पता होनी ही चाहिए, ठीक है। ये अपनी 3D सीरीज, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है डी ब्लॉक एलिमेंट कौन से ग्रुप से कौन से ग्रुप तक चलता है खेल इनका? सर ये ग्रुप नंबर 3 से स्टार्ट होता है, ग्रुप नंबर 12 तक चलता है। सर ये पीरियड नंबर 4 से स्टार्ट होता है, पीरियड नंबर 7 तक चलता है। यानी सर टोटल 10 ग्रुप में ये सिमटा हुआ है, सर टोटल 4 ग्रुप पीरियड में ये सिमटा हुआ है, टोटल 4 पीरियड में ही ये सिमटा हुआ है। तभी तो टोटल, अगर मैं इसको इंटू करूं तभी तो टोटल डी ब्लॉक एलिमेंट कितने आते हैं सर? 40 आते हैं। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब अपन आगे बात करते हैं। अब हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ ली, वहां पर भाई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो बहुत अच्छे लेवल पे अपन ने पढ़ ली थी, कोई बात नहीं, यहाँ पर भी देख लेते हैं। उसके बाद मैं आपको खेल चलाना सिखाऊंगा, बहुत आसानी से आपको पीरियोडिक टेबल, कुछ ही नहीं करना, हमको इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन डी ब्लॉक के एलिमेंट की आसानी से क्लियर देखते ही पता लग जाएगी कि ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन होगी, ठीक है। तो पहले अपन तरीके से चलते हैं, तो जब बात आती है सर इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन की, तो एक प्रिंसिपल हमेशा सामने आ जाता है, वो प्रिंसिपल है अपना एफबाउ प्रिंसिपल, तो ये अपना एफबाउ प्रिंसिपल। यहाँ पर हमने एक गाना होता है, 100 सप सप सडप सडप सफ डप सफ डप। वापस बोल, 100 सप सप सडप सडप सफ डप सफ डप। ये हो गया अपना एफबाउ प्रिंसिपल। आगे से मैंने स्मॉल एन लिखा हुआ है, ये बताता है आपका पीरियड के नंबर को। तो पहला पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, चौथा पीरियड, पांचवा पीरियड, छठवां पीरियड और ये आपका 7th पीरियड। बिल्कुल सिंपल, 100 सप सप सडप सडप सफ डप सफ डप। तो इस तरीके से आप इसको ध्यान रख सकते हो। ये आपका क्या सर? एफबाउ प्रिंसिपल है। ये आपका हेल्प करता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन बताने में, ठीक है। अब एक बात तेरे को ध्यान रखनी है यार, जब मैं बात करूंगा सर एस ऑर्बिटल की एंड पी ऑर्बिटल की, तो पीरियड का जो नंबर होगा ना, मतलब जो एन की वैल्यू होगी ना, वही वहां पर अपन यूज करते हैं। जैसे अपन बात करें, ये अपना पी है, तो इस पी को मैं बोलूंगा सर 4p, इस पी को मैं बोलूंगा 4p, क्योंकि इसका पीरियड का नंबर कितना है सर? 4 है। सिंपल सी बात है। जैसे अगर मैं बात करूं, इस पी को मुझे अगर बोलना होगा, इसका नाम मुझे बोलना होगा, तो इसको मैं बोलूंगा सर 3p,
इसका मैं बोलूंगा 3p, क्योंकि इस पीरियड का नंबर क्या है सर, थर्ड पीरियड है ये, ठीक है। अगर मुझे इस p का नाम लिखना होगा तो मैं इसको बोल दूंगा सर 7p, सिंपल सी बात है, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं सिमिलरली अपन s के लिए भी बोलते हैं, तो अगर मुझे इस s का नाम देना होता तो मैं इसको बोल देता सर 4s, इसको मैं बोल देता सर 4s क्योंकि फोर्थ पीरियड है। जैसे अगर मुझे इस s का नाम देना होता मैं इसको बोल देता सर 6s, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो s और p में तो अपन n ही यूज करते हैं, यानी जो पीरियड का नंबर होता है वैसे ही अपन लिख देते हैं, ठीक है। फिर बात आती है अपनी d की, डी ऑर्बिटल की। तो यहाँ पर हमको n-1 करना पड़ता है, n-1 करना पड़ता है, यानी पीरियड के नंबर में से एक घटा के लिखना है। यानी देख ये अपना डी है क्या, यस सर, यहाँ पर ये 6 लिखा हुआ है, क्या मैं इसको 6d बोल दूं क्या? अरे भाई 6d नहीं बोलना, n-1 करना है, इसको तूने 5d लिखना है सर, इसको तूने 5d लिखना है। अगर मैं इस d की बात करूं तो यहाँ पर तू 5d लिखेगा या 4d लिखेगा? नहीं सर 4d लिख दूंगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है, बात तैयार है, मामला तैयार है, मसला बिल्कुल खेल तैयार हो चुका है। अब ध्यान से आगे देख, अगर मैं f ऑर्बिटल की बात करूं तो यहाँ पर तेरे को n-2 करना पड़ेगा, यानी पीरियड का नंबर जितना भी हो ना उसमें से 2 घटा के लिखना है। तो अगर तेरे को इस f ऑर्बिटल को बताना है, इसका नाम बताना है, तो तेरे को यहाँ पर लिखना पड़ेगा 7d लिखना पड़ेगा क्या, सॉरी 7f लिखना पड़ेगा क्या? नहीं सर 7f नहीं लिखूंगा, n-2 यानी 7-2 यानी 5f लिखूंगा क्या? यस सर 5f लिखूंगा। बिल्कुल बात तैयार है, बिल्कुल खेल तैयार है, बिल्कुल बेहतरीन खेल चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे अपने को नाम देने हैं, कैसे अपने को नाम देने हैं ऑर्बिटल्स को, ठीक है। तो ये मैं मिटा देता हूं, ठीक है। तो s और p ऑर्बिटल होगा तो अपन n ही यूज करेंगे, d ऑर्बिटल होगा तो n-1 बोल देना, f ऑर्बिटल होगा तो n-2 बोल देना, ठीक है। अब एक बात तुमको ध्यान रखनी है, और ये क्वेश्चन आपका हर 1-2 साल छोड़ के नीट में पूछा जाता है एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर से, जो आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का पार्ट है, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का पार्ट है ये कंसेप्ट कि हम बात करते हैं, देख ये अपना एफ बाउ प्रिंसिपल है, वहां पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनर्जी ज्यादा किस ऑर्बिटल की होगी, एनर्जी ज्यादा किस ऑर्बिटल की होगी। तो भाई एक बात ध्यान रखना, एफ बाउ प्रिंसिपल में एक गाना तुमको याद है, 100 सप्त सप सडप सडप सप डप सप डप, ठीक है, ये गाना हमारा तैयार, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देख यार, जैसे जैसे अपन नीचे जाते हैं ना, जैसे जैसे अपन नीचे जाते हैं तो हमारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ती जाती है। यहां पर लिखा हुआ है देख, एनर्जी कब बढ़ेगी, एनर्जी कब बढ़ेगी, जब अपन नीचे जाएंगे। मतलब जो ऑर्बिटल सबसे नीचे होगा ना उसके पास उतनी ज्यादा एनर्जी होगी, उसके पास उतनी ज्यादा एनर्जी होगी। मान ले तेरे पास क्वेश्चन आ गया, एक तेरे पास ये वाला डी है, एक तेरे पास ये वाला डी है, इस डी को मैं क्या बोलूंगा सर 3d बोलूंगा, इसी डी को मैं बोलूंगा सर 6d। तो क्वेश्चन तुमसे पूछा गया कि यहाँ पर ज्यादा एनर्जी कौन से डी ऑर्बिटल की है, तो मैं बोल दूंगा सर जो जितना नीचे होगा उसके पास उतनी ज्यादा एनर्जी होगी, उसके पास उतनी ज्यादा एनर्जी होगी, यानी 6d की एनर्जी ज्यादा है किससे, 3d से। सिंपल सी बात है यार, सिंपल सी बात है। अगर कोई तुमसे पूछे कि यहाँ पर एनर्जी के हिसाब से यहाँ पर ऑर्बिटल्स को लगा दो, एक तेरे पास ये है, एक तेरे पास ये है, और एक तेरे पास ये है, एक है ये अपना 4s, एक है अपना 4f, और एक है अपना 6d। तो देख सबसे नीचे कौन है सर, सबसे नीचे तो ये वाला है ना 6d, तो मैंने बोल दिया 6d, उसके बाद मैंने बोला सर 4f, उसके बाद मैंने बोला 4s। यानी जो जितना नीचे होगा उस ऑर्बिटल की उतनी ज्यादा एनर्जी होगी, उस ऑर्बिटल की उतनी ज्यादा एनर्जी होगी। बिल्कुल बात तैयार हो गई, बिल्कुल बात तैयार हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बात तैयार हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से बात समझ में आ गई। परंतु अगर तुमसे पूछता कि इनके बारे में बता दो, एक तेरे पास है सर 7s और एक तेरे पास है सर 6d, अब तो दोनों एक ही लाइन पे आ रहे हैं ना, तो अब हमको देखना है कि राइट साइड ज्यादा कौन है। तो देख एनर्जी इंक्रीज कब होती है, नीचे जाने पर इंक्रीज होती है एंड राइट साइड जाने पर इंक्रीज होती है। तो 6d तेरा ज्यादा राइट साइड है ना, 6d तेरा ज्यादा राइट साइड है, तो तूने बोल दिया कि 6d में ज्यादा एनर्जी है 7s से। तो सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने को ये बात ध्यान रखनी है। ये बात अगर तेरे को ध्यान रहेगी तो तू आसानी से बता सकता है कि कौन से ऑर्बिटल में ज्यादा एनर्जी प्रेजेंट है। बिल्कुल आसानी से बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अपन आगे बात करते हैं। अब देख ये जो मैंने आपको एफ बाउ प्रिंसिपल बताया, 100 सप सप सडप सडप सप डप, इसको चला के तो किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकाल सकता है। तो अभी हम कौन सा
ब्लॉक पढ़ रहे हैं, डी ब्लॉक पढ़ रहे हैं। डी ब्लॉक का पहला एलिमेंट कौन है सर? स्कैंडियम है। एटॉमिक नंबर बता दे सर, 21 होता है, तो ये लिख दिया मैंने स्कैंडियम, एटॉमिक नंबर 21। तो अब हम क्या करते हैं, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकाल के देखते हैं, ठीक है। और एक बात आपको पता होनी चाहिए, ये अगर बात करूं मैं अगर एस सबसेल की ना, तो एस सबसेल के पास सिर्फ एक ऑर्बिटल आता है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं पी सबसेल की, तो पी सबसेल के पास तुम्हारे 3 ऑर्बिटल आते हैं। और अगर मैं बात करूं डी सबसेल की, तो डी सबसेल के पास आते हैं 5 ऑर्बिटल। कितने ऑर्बिटल? 5 ऑर्बिटल। और अगर मैं बात करूं एफ सबसेल की, तो इसके पास आते हैं तुम्हारे 7 ऑर्बिटल। और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये बातें हमको ऑलरेडी पता है यार, छोटी छोटी बातें हैं, बिल्कुल कॉमन सेंस की बातें हैं। ये बातें हमने ऑलरेडी पीरियोडिक टेबल में पढ़ी हुई हैं। अब यहाँ पर स्कैंडियम मैंने ले लिया, जो आपका डी ब्लॉक का पहला एलिमेंट है। यस सर, एटॉमिक नंबर 21। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने की कोशिश करते हैं, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर 21 है। एटॉमिक नंबर अगर 21 है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बता दे? इलेक्ट्रॉन भी तो 21 ही होंगे ना, इलेक्ट्रॉन भी तो 21 ही होंगे ना। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि जितना किसी न्यूट्रल एटम के पास एटॉमिक नंबर होगा उतने ही उसके पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है सर? 21 है, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है? अब हमको क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है सर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है सर। तो देख 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6, फिर 3s2, फिर 3p6, फिर 4s2, ठीक है। तो ये लिख दिया मैंने 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, फिर आएगा अपना 3d, फिर आएगा अपना 3d। अब 3d के पास कितने इलेक्ट्रॉन भरने चेक करते हैं। देख 2 और 2 4 और 6 10, 2 12, 2 6 18 और 2 20, तो 20 हो गए। एक और इलेक्ट्रॉन और भरना है, तो 3d 1 कर दिया मैंने, 3d 1 कर दिया मैंने, 3d 1 कर दिया मैंने, ठीक है। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से हमको बात समझ में आ गई। तो ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई किसकी? स्कैंडियम की, जिसका एटॉमिक नंबर कितना था? 21 था। तो ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपने लिख दी। तो अगर आपको एफबाउ प्रिंसिपल पता है, अगर मुझे एफबाउ प्रिंसिपल पता है, अगर तुझे एफबाउ प्रिंसिपल पता है, तो तू आसानी से किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख सकता है क्या? यस सर लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, मसला बिल्कुल सॉल्व हो चुका है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर ध्यान से देख यार, अब यहां पर ध्यान से देख, 100 सप सप सडप सडप सप डप सप डप, ये बात मैंने आपको बताई थी, ठीक है। तो देख 100, ठीक है, फिर सप, फिर सप, फिर सड, तो ये आपका पहला सेल, ये आपका दूसरा सेल, ये आपका तीसरा सेल, ये आपका चौथा सेल। जो सबसे बाहर वाला सेल है वो तो ये है ना, यानी इसी को तो मैं आउटर मोस्ट सेल बोलूंगा, यानी इसी को तो मैं वैलेंस सेल बोलूंगा। तो वैलेंस सेल आपका क्या सर? ये है, ये आपका वैलेंस सेल है। तो हमको ना यूज में आती है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। वैलेंस सेल की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ना, वो हमको यूज में आती है, चाहे मैं बात करूं डी ब्लॉक की, चाहे मैं बात करूं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, तो आपको वहां पर यूज में आती है वैलेंस सेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो वैलेंस सेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गई सर? 4s2 3d1, 4s2 3d1। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये 4s2 3d1 कहां से आया? ये जो वैलेंस सेल था ना, वैलेंस सेल की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वही तो है, ये वही तो है सर। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देख यहां पर क्या लिखा हुआ है? इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन तेरा एस सबसेल में गया तो वो एस ब्लॉक का एलिमेंट होगा। अगर वो पी सबसेल में जाएगा तो वो तेरा पी ब्लॉक एलिमेंट हो जाएगा। अगर वो डी सबसेल में जाएगा तो वो तेरा डी ब्लॉक एलिमेंट हो जाएगा। और अगर वो एफ सबसेल में जाएगा तो वो तेरा एफ ब्लॉक एलिमेंट हो जाएगा। यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में गया, जिस ऑर्बिटल में गया, तो वो ही उस एलिमेंट का ब्लॉक हो जाएगा। जैसे अगर बात करूं मैं, देख लास्ट इलेक्ट्रॉन तेरा डी में गया ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन तेरा डी सबसेल में गया या डी ऑर्बिटल में गया ना, तो यानी ये जो तेरा स्कैंडियम था ये तेरा डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये तेरा डी ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। तो अगर मैं कोई एक ऐसा एलिमेंट ले लूं जिसका एटॉमिक नंबर 8 है, एटॉमिक नंबर 8 किसका होता है सर? ऑक्सीजन का होता है। ये अपना पी ब्लॉक एलिमेंट है। यानी मैं बोल सकता हूं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन तेरा पी ऑर्बिटल में जाएगा क्या, या पी सबसेल में जाएगा क्या? यस सर। तो देख लेते हैं अपन, ये इसका एटॉमिक नंबर 8, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन 8। देख 1s2 2s2 2p4, ये हो गई इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो तेरा गया होगा ना, वो तेरा 2p में तो गया, यानी वो तेरा p ऑर्बिटल में गया ना, यानी ये जो तेरा ऑक्सीजन का एलिमेंट है ये तेरा पी ब्लॉक एलिमेंट है क्या? यस सर, ये मेरा पी ब्लॉक एलिमेंट है। तो आज के बाद ये जो कंसेप्ट है ये आपको समझ में आ गई बात? यस सर, ये बात समझ में मुझे
आ गई कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में जाता है, जिस ऑर्बिटल में जाता है, वो एलिमेंट उसी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। ठीक है, अब अपन आगे बात करते हैं वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3D सीरीज एलिमेंट। तो 3D सीरीज के जो एलिमेंट थे वो हमको ध्यान रखने हैं यार, वो हमको पता होने चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको ऑलरेडी पता होंगी, क्योंकि हमने पीरियोडिक टेबल चैप्टर पढ़ लिया, वहां पर हमने पूरा खेल देखा था। 3D सीरीज भी देखी थी, 4D भी देखी, 5D भी देखी, 6D भी देखी, पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम आता है आपका 3D सीरीज का। तो 3D सीरीज के एलिमेंट तो पता होने ही चाहिए। तो ये देख, सक, टी, वो, कर, मिन, फी, को, नी, कु, जन, तो ये आपके 3D सीरीज के एलिमेंट हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, एटॉमिक नंबर 21 से स्टार्ट होता है। जो स्कैंडियम होता है उसका एटॉमिक नंबर 21 होता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देख ली। ठीक है, परंतु हमको यहाँ पर डी ब्लॉक में एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के चैप्टर में सिर्फ जो वैलेंस सेल है ना, जो वैलेंस सेल है यानी जो सबसे आउटर मोस्ट सेल है, उसकी ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काम आएगी। तो सिर्फ हमको वही ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर एक बात तू ध्यान से देख यार, एक बात तू ध्यान से देख, एक बात तू ध्यान से देख, कितना अच्छी बात है, कितना प्यारी चीज है। यहाँ पर ध्यान से देख, ये तरह स्कैंडियम था, यस सर, एटॉमिक नंबर 21 है, यस सर। इसकी जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, वो तो ये आ गई, वो तो ये आ गई। सर एटॉमिक नंबर 21 था सर, 21 2 1, सर पहले 2 लिख दिया तूने और फिर तूने 1 लिख दिया। कितनी बात सिंपल सी तैयार हो गई कि आज के बाद यहाँ पर एक बहुत अच्छी तरीके से अपन एक चीज बोल सकते हैं कि यहाँ पर एटॉमिक नंबर 21 था तो तूने लिख दिया सर 4s2 3d1, ये बन गया 21। देखिए 2 ये 1, 21 बन गया। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर 22 है ना, तो तू क्या लिख देगा सर 4s2 3d2, ये बन गया 22, ये बन गया 22। यहाँ पर 23 था ना, तो तूने क्या लिख दिया 4s2 3d3, सिंपल सी बात है। तू यहाँ पर 24 तूने देखा तो तू क्या लिख देगा 4s2 3d4। यहाँ पर 25 था तो तू क्या लिख देगा 4s2 3d5। यहाँ पर 26 था तो तू क्या बोलेगा 4s2 3d6। यहाँ पर 27 था तू क्या बोलेगा 4s2 3d7। यहाँ पर 28 था तू क्या बोलेगा सर 4s2 3d8। यहाँ पर 29 था तू क्या बोलेगा 4s2 3d9। यहाँ पर 30 था तू क्या बोलेगा 4s2 3d10। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बिल्कुल आसान खेल हो चुका है। क्वेश्चन आपको भी पता है 3D सीरीज से ही आने वाला है, और 3D सीरीज की आपको यूज में आने वाली है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और वो आपकी तैयार है। तो अब ये आपकी जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तैयार है, तो आपका जो डी ब्लॉक में तो ये खेल आपका यूज में आएगा ही सही, बाकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, पूरा खेल इसी से चलता है। सारे क्वेश्चन यहीं से बनते हैं भाई। अगर खेल आपको आता होगा तो यहाँ पर आपको यही यूज में आने वाला है, यही वहां पर भी आपको यूज में आने वाला है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के चैप्टर में भी। ठीक है, तो ये आपका खेल तैयार हो चुका है। अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, अब आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, जैसे आयरन तुम्हारे पास आ गया 26 देखा, ये लिख दिया सर 26 26 लिख दिया, ये लिख दिया सर 26। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं जो मैंने आपको हर चैप्टर में बता दी। पीरियोडिक टेबल में 25 बार बता दी, केमिकल बॉन्डिंग में 25 बार बता दी। हर चैप्टर में एक बात तो मैं आपको बता ही रहा हूं कि हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स आर स्टेबल। वापस से मैं यहाँ पर स्टार मार्क लगा के बोल देता हूं आपको, तू भी अपने कॉपी में स्टार मार्क लगा के लिख। सर जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, एंड जो फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, वो सर आज के बाद क्या होंगे, स्टेबल होंगे। वो सर क्या होंगे आज के बाद, स्टेबल होंगे। तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स और फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स का मतलब, अगर मैं बात करूं डी सबसेल की, तो डी सबसेल के पास कितने ऑर्बिटल होते हैं सर, 5 ऑर्बिटल होते हैं। ये बना दिया मैंने 5 ऑर्बिटल। ठीक है, तो हाफ फील्ड कब होगा, जब हर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। तो ये देख, हर ऑर्बिटल में अगर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो ये हो गया तेरा हाफ फील्ड, यानी जो तेरा D5 है ना वो हाफ फील्ड हो गया। और फुल फील्ड कब होगा, जब हर ऑर्बिटल में तेरे 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो जो तेरा D10 है ना, वो तेरा फुल फील्ड हो गया। यानी आज के बाद हाफ फील्ड यानी D5, फुल फील्ड यानी D10 दोनों स्टेबल, क्योंकि मुझे बात पता है कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स आर स्टेबल। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रॉकेट साइंस इसमें
नहीं है, कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। अब मैंने अगर बोल दिया कि हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स आर स्टेबल, तो एक बात खुद से सोच यार, एक बार खुद से सोच, क्या ये स्टेबल है क्या क्योंकि D5 था? क्या ये स्टेबल है क्या क्योंकि D10 था? क्या ये स्टेबल है क्या क्योंकि D10 था? बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब यहाँ पर होता क्या है ना, अब यहाँ पर थोड़ा सा एक्सेप्शन रखते हैं, क्रोमियम वाला एंड कॉपर वाला। क्यों रखता है? अब यहाँ पर ध्यान से देख यार, यहाँ पर तेरे को दिख रहा है D4, यहाँ पर तेरे को दिख रहा है D4। अब ये D4 था ना, इसने सोचा क्यों ना मैं D5 हो जाता हूँ, क्योंकि उसको भी फायदा पता था D5 होने का, क्योंकि एक बार मैं D5 हो गया ना तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा। तो D4 ने सोचा मैं D5 हो जाता हूँ, ठीक है, तो वो D5 तो हो गया, तुमने एक इलेक्ट्रॉन उसमें बढ़ा तो दिया, तो भाई वो आसमान से टूट के थोड़ी इलेक्ट्रॉन तुमने दे दिया उसको, कहीं से तो तुमने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया होगा, कहीं से तो एक इलेक्ट्रॉन निकाला होगा ना, तो तूने बगल वाले से निकाला सर, 4s से तूने निकाला, तो अब 4s वाला क्या हो गया सर, 1 हो गया, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन बच गया, क्योंकि उसका दूसरा इलेक्ट्रॉन तूने निकाल के 3d को दे दिया, सिंपल सी बात है। सिमिलरली ये जो 3d9 था ना, ये भी क्या हो गया सर, 3d10 हो गया, तो तेरे को क्या करना पड़ेगा, 4s में से एक इलेक्ट्रॉन कम करना पड़ेगा। तो ये दो एक्सेप्शन इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन रखते हैं, ये तुझे पता लग गया क्यों रखते हैं, तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो ये हो गई आपकी 3D सीरीज की वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूरेशन। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसानी से खेल तैयार है, कोई हमको अब दिक्कत नहीं आने वाली। अब एक बात तेरे को मैं बता दूं, यहाँ पर तेरे पास लगभग, जब हम PYQ करेंगे पिछले 37 सालों के, लगभग 15 से 20 बार एक टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे कि ज्यादा स्टेबल कौन सा है, तो हमको ये बात पता होना चाहिए कि जो फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, सर। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ये वाला होगा, ये वाला खेल आपका सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, यानी D10 वाला, ठीक है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल। उसके बाद होगा सर हाफ फील्ड वाला, ये हो गया अपना D5, और उससे थोड़ा कम स्टेबल होता है ये वाला, ठीक है। अब ये वाला सीन क्या है, ये हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखेंगे, ठीक है। तो हमको ये बात ध्यान रखना है, स्टेबिलिटी की जब बात आए तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये वाला, उसके बाद ये वाला, ठीक है। तो ये आपके स्टेबल होते हैं, सर, ठीक है। तो ये आपके बहुत बार आपको देखने को मिल जाएगा, जब हम 37 सालों के नीट के PYQ करेंगे, वहां पर ऐसे क्वेश्चन हमको बहुत बार देखने को मिल जाएंगे, जहां पर हमसे पूछा जाता है कि यहाँ पर कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो हमको ढूंढना पड़ता है D10, D5 या फिर D3, बिल्कुल सिंपल, यस सर, ठीक है। अब अपन आगे बात करते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालना सीख। अब हम सीखेंगे कि अनपेड इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पर चैप्टर में बहुत बार हमको यूज में आने वाला है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन कैसे निकालें। अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालना हमको पूछा जाएगा कि कैसे अपन अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो वो बातें अपने को पता होनी चाहिए कि कैसे अपन अनपेड इलेक्ट्रॉन को निकालने वाले हैं। तो यहाँ पर देख, आयरन मैंने लिखा, एटॉमिक नंबर सर 26 होता है क्या, यस सर। तो इसकी वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखूंगा सर, 4s2 3d6 लिख दूं क्या, ये लिख दिया मैंने 4s2 3d6, ठीक है। अब यहाँ पर देख 3d लिखा हुआ है, d सबसेल के पास कितने ऑर्बिटल होते हैं सर, d सबसेल के पास 5 ऑर्बिटल होते हैं, ये मैंने 5 ऑर्बिटल बना दिए, ठीक है। कितना इलेक्ट्रॉन तेरे को भरने हैं सर, 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो 1 2 3 4 5 और ये 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे मत भरना, ध्यान से देख, 1 2 3 4 5 6 ऐसे मत भर देना, क्योंकि यहाँ पर एक रूल यूज में आता है, उस रूल को बोलते हैं हुंड्स रूल। तो हुंड्स रूल ने बोला कि एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन करके भरना है, ठीक है। तो पहले कोशिश करनी है कि हर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन आए, ठीक है। तो देख 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। तो हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए सर, ये 4 हमारे क्या हो गए सर, अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ पर प्रेजेंट हैं, किस पे, आयरन के एटम में, ठीक है। फिर अगर कोई तुमसे ये पूछ ले कि इसके पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ध्यान से देख, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, एटॉमिक नंबर तो आयरन का अभी भी 26 है ना, यस सर, ये लिख दिया मैंने 26। तो इसकी वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 4s2 3d6, ठीक है। अब देख खोपड़ी में +2 लिखा हुआ था, यानी 2 इलेक्ट्रॉन तेरे को कम करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहां से तेरे को कम करना है, यहां से 4s से, ठीक है। तो ये हो जाएगा तेरा 4s0 3d6,
4s0 3d6, तो अभी भी ये d6 है ना, तो यहाँ पर वापस से तेरे पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं इसकी एटॉमिक नंबर आयरन का भी 26 है, तो इसकी वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी सर, 4s2 3d6, 4s2 3d6। खोपड़ी में +3 लिखा हुआ था क्या, यस सर, खोपड़ी में +3 लिखा हुआ था, तो तुझे -3 करना पड़ेगा, यस सर, तो 2 तूने यहां से घटा दिया, 1 तूने यहां से घटा दिया। ठीक है, तो ये तेरा हो जाएगा 4s0 3d5, 4s0 3d5। ठीक है, तो अब ध्यान से देख, d5 है, d5 है, तो 5 इलेक्ट्रॉन भरने, 1 2 3 4 5, तो अब तेरे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए सर, अब मेरे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 हो गए। तो इस तरीके से अपन अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, इस तरीके से अपन अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। मान ले तेरे को अगर पूछा जाए कि ये तेरे पास Ni निकल +2 है, तो यहां पर तू बता कि कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। तो देख, निकल का एटॉमिक नंबर सक टी वाकर मिन फी कोनी, तो 28 होता है। कितना होता है सर, 28 होता है, एक सेकेंड, हाँ 28 होता है। तो इसकी वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितनी, 4s2 3d8, 4s2 3d8। ठीक है, अब यहाँ पर +2 लिखा हुआ था, यानी 2 इलेक्ट्रॉन तेरे को कम करने हैं, तो मैंने बोल दिया सर 4s0 3d8, यानी d में तेरे को 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो ये तूने d सब सेल के 5 ऑर्बिटल बना दिए, d सब सेल के 5 ऑर्बिटल बना दिए, 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं ना, 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए सर, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालना मुझे आ गया, यस सर। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालनी मुझे आ गई, यस सर, कोई दिक्कत अब मुझे नहीं आने वाली। अब अपन आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर देख क्या लिखा हुआ है मैंने, सेम ग्रुप एलिमेंट हैज सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर कोई एलिमेंट ना सेम ग्रुप का है, तो उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी क्या होने वाले हैं, सेम होने वाले हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी उसके पास क्या होने वाले हैं सर, सेम होने वाले हैं। जैसे अगर मैं बात करूं स्कैंडियम की, तो स्कैंडियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट होते हैं, ध्यान से देख, ये अपना स्कैंडियम, ये आपकी वैलेंस सेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो वैलेंस सेल के पास कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, 2 और 1 3, 3 है सर, 3 है सर। ठीक है, तो उसी ग्रुप का जो और एलिमेंट है ना, उसी ग्रुप के जो और एलिमेंट हैं, यानी इसके बाद जो नीचे वाई लिखा हुआ है, तो इसके पास भी ना 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। उसके बाद जो लैंथनम है ना, उसके पास भी 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। उसके बाद जो एक्टिनम है ना, उसके पास भी 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो एक ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके पास सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसानी से बात समझ में आ गई। ठीक है, अब ध्यान से देख, ये आपके 3d सीरीज, ये 4d सीरीज, ये 5d सीरीज, ये 6d सीरीज। स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21 से स्टार्ट होता है, तो 22 23 24 25 26 27 28 29, ये आ गया आपका 30, ये आ गया आपका 30। ठीक है, ये 39 से स्टार्ट होता है, 48 तक चलता है। ये 57 से स्टार्ट हुआ, यहाँ 80 आ गया। ये 89 से स्टार्ट हुआ, ये आ गया 112। तो ये अपने को ध्यान रखने हैं, क्योंकि अगर तुमसे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 5d सीरीज किस एटॉमिक नंबर से किस एटॉमिक नंबर तक चलती है, तो तुम्हें पता तो होनी चाहिए कि 57 एटॉमिक नंबर लैंथनम से स्टार्ट होती है और यहाँ पर तुम्हारी 80 एटॉमिक नंबर तक चलती है। तो ये तुमको बात पता होनी चाहिए, ये तुम्हें बात पता होनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी। कोई दिक्कत, कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है, आसानी से बात हम समझ सकते हैं। इसमें कोई ऐसा कोई लॉजिक, इतना कोई ऐसा नहीं है कि हमारे सर के ऊपर से बात चली जाए, हमें समझ में ना आए। फिर अपन आगे बात करते हैं। तो ये बात मैंने आपको बता दी कि टोटल डी ब्लॉक एलिमेंट कितने हैं सर, टोटल डी ब्लॉक एलिमेंट हमारे 40 हैं सर, 40 हैं। तो ये लिख दिया मैंने, टोटल डी ब्लॉक एलिमेंट 40 है। ठीक है, और डी ब्लॉक एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं सर, ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। ये लिख दिया मैंने, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, अब यहां पर देख, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की अपन डिफिनेशन देखने वाले हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट ना डी ब्लॉक एलिमेंट के वो एलिमेंट हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट के वो एलिमेंट है ना जिनके पास कम से कम एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, जिनके पास कम से कम एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अगर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन भी दिख गया, यानी डी ब्लॉक एलिमेंट के वो एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट है, यानी डी ब्लॉक एलिमेंट के वो एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट है। ठीक है, और अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना मतलब कि डी ऑर्बिटल कम से कम इनकम्प्लीट फील्ड होना चाहिए, इनकम्प्लीट फील्ड होना चाहिए। अगर पूरा डी ऑर्बिटल, यानी पूरा जो डी सब सेल है उसके 5 के 5 डी ऑर्बिटल पूरे कंप्लीटली फील्ड हो जाएंगे ना, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट ही नहीं होगा ना।
अनपेड इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट ही नहीं होगा। तो आज के बाद ध्यान रखना यार, अगर एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख जाए, अगर एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख जाए, ये तेरा ग्राउंड स्टेट में भी हो सकता है एंड तेरा एक्साइटेड स्टेट में भी हो सकता है। सिर्फ अगर एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख जाए तो तू बोल देगा कि ये तेरे डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट है। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट है। पर यहां पर तू कॉमन सेंस से सोच यार, कॉमन सेंस से सोच, ये जो तुम्हारा 12th ग्रुप का है ना, ये जो तुम्हारा 12th ग्रुप का खेल है ना, यहाँ पर तुम्हारा D10 आ रहा है यार, यहाँ पर तुम्हारा D10 आ रहा है। यहाँ पर देखना जिंक, यहाँ पर देखना जिंक, ये लिखा मैंने जिंक। ठीक है, तो देख D10 आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर D10 आ रहा है। अब D10 आ रहा है मेरे भाई, अगर D10 आ रहा है तो कॉमन सेंस से सोच यार, ये मैंने D सब सेल बना दिया, ये मैंने D सब सेल बना दिया, और अगर D10 तेरे को भरना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे मेरे भाई, यहाँ पर तो एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर तो एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। यानी ये ट्रांजिशन एलिमेंट आज के बाद नहीं है, यानी आज के बाद ग्रुप 12 के एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। स्टार्टिंग में तो हमने बोल दिया एक कॉमन बात कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। अब हमको अंदर की बात पता लग गई कि सर डी ब्लॉक एलिमेंट के भी सारे एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते। ट्रांजिशन एलिमेंट में डी ब्लॉक के एलिमेंट को तब ही बोलूंगा जब कम से कम एक अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख जाएगा। पर अगर मैं बात करूं ग्रुप 12 की, वहां पर तो D10 वाला खेल चल रहा है, वहां पर तो अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही नहीं है। और अगर वहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो मेरे भाई क्या वो ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएंगे क्या? नहीं सर, वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाएंगे। पर सर आप हमारे साथ मजाक कर रहे हो, D10 तो यहां पर भी प्रेजेंट है, D10 तो यहां पर भी प्रेजेंट है ग्रुप नंबर 11 में। यहां पर देखो सर, यहां पर देखो, ये कॉपर ग्रुप नंबर 11 का खेल, यहां पर भी तो D10 प्रेजेंट है, यानी ये भी अपने ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। अरे मेरे भाई, मैंने तेरे को बोला कि अगर एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन पाया गया तो वो अपने ट्रांजिशन एलिमेंट है। यहां पर तूने D10 तो देख लिया, और ये तो सही भी बोल रहा है कि D10 दिख गया तो यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा। परंतु तू पीछे भी तो देख यार, यहाँ पर तेरा जो s ऑर्बिटल है उसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये तेरे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन ही तो है, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर प्रेजेंट है ना। तो यानी ये अपना क्या सर, डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये अपना डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये अपना ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये अपना ट्रांजिशन एलिमेंट है। ट्रांजिशन एलिमेंट अपन किसको नहीं बोलेंगे? जिसके पास एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा। देख यहां पर भी अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, यहां पर भी अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तो यहां पर भी प्रेजेंट नहीं है। यानी जो आपके 12th ग्रुप के एलिमेंट है वहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते। परंतु अगर बात करूं मैं ग्रुप नंबर 11 की, तो यहां पर तो तू सही बोल रहा है कि जो 3D10 है तो d ऑर्बिटल के पास कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। परंतु ध्यान से देख यार, 4s जो यहाँ पर s ऑर्बिटल है उसके पास तो है ना अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख जाए तो मैं सीधा बोल दूंगा कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। ठीक है, बस इतनी बात ध्यान रखना कि डी ब्लॉक में ना जो ग्रुप नंबर 12 के एलिमेंट होते हैं वो आज के बाद ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, वो आज के बाद ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ठीक है, वो आज के बाद ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो वही बात मैंने यहां पर लिख दी कि ग्रुप 12 के एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो हैं पर ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। वो डी ब्लॉक के एलिमेंट तो हैं पर वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। आज के बाद जिम्मी कनाडा होगी कनाडा, जिम्मी ये हो गया डिस्चार्ज, एक सेकेंड हाँ, जिम्मी कनाडा होगी कनाडा। ये जो ग्रुप 12 के एलिमेंट है ये डी ब्लॉक एलिमेंट तो है पर ये आज के बाद ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। तो कम से कम एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तभी जाके मैं ट्रांजिशन एलिमेंट बोलूंगा, तभी जाके मैं ट्रांजिशन एलिमेंट बोलूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख एनसीईआरटी में क्या बोला गया है, क्या सारे डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट है क्या? तो खुद से सोच, क्या सारे डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेट है? नहीं सर, जो ग्रुप 12 के एलिमेंट है जिम्मी कनाडा होगी कनाडा वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो यानी ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है, ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। ठीक है, फिर दूसरा स्टेटमेंट देख, क्या सारे ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट है? ये तो सही बात है यार, जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट है यानी D1 से लेकर D9 तक वो सारे आपके तो डी ब्लॉक एलिमेंट तो है ही सही ना। तो ये बात तो सही है कि जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट हैं क्या वो डी ब्लॉक एलिमेंट है क्या? यस सर, वो सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट है। पर क्या सारे डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट है क्या? नहीं सर, सारे डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो कॉमन सेंस से तू सोच यार, डी ब्लॉक एलिमेंट कितने हो गए सर? डी ब्लॉक एलिमेंट कितने हो गए सर? हमको पता है सर 40 हो गए, पर ट्रांजिशन एलिमेंट कितने हैं सर? सिर्फ 36 हैं, क्योंकि आखिरी जो 12th ग्रुप के 4 एलिमेंट है जिम्मी कनाडा होगी कनाडा वो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट कितने हो गए सर? 36 हो गए। तो आज के बाद
स्टार मार्क लगा के बोल, कॉपी में लिख कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स सर 40 होते हैं पर ट्रांजिशन एलिमेंट 36 होते हैं, 36 होते हैं, 36 होते हैं। यस सर, बिल्कुल बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट, इनमें से कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान से देख, अब यहाँ पर ध्यान से देख, ये लिखा हुआ है Zn+2, ठीक है। तो यहाँ पर जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 30 होता है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया सर 4s2 3d10, 4s2 3d10, ठीक है। तो ये आपकी जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्लिक्शन हो गई, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्लिक्शन। फिर खोपड़ी में लिखा हुआ था सर +2, खोपड़ी में लिखा हुआ था +2, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन मुझे कम करने पड़ेंगे। यस सर, तो 4s से मैंने 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिए, ये हो गया तुम्हारा 4s0 3d10। तो यहाँ पर भी सर, यहाँ पर भी अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर भी तेरे अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, यानी ये आपका ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट मैं तभी बोलूंगा जब अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, यानी ये आपका ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। आगे देख, कंक्लूजन मुझे पता लग गया, ग्रुप 12 के एलिमेंट जिम्मी, कनाडा, होगी, कनाडा आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज दे हैव कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, इसलिए ये अपने ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाए जाएंगे। बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट कितने हैं सर, 40 हैं, पर ट्रांजिशन एलिमेंट कितने हैं सर, 36 हैं, पर ट्रांजिशन एलिमेंट कितने हैं सर, 36 हैं, ठीक है। फिर आगे बात करें, लैंथनम एंड एक्टिनम, लैंथनम का एटॉमिक नंबर 57, एक्टिनम का एटॉमिक नंबर 89, ये क्या होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। ये क्या होते हैं, अपने डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। पर लैंथेनॉइड सीरीज एंड एक्टिनॉइड सीरीज एलिमेंट आर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये बात तो सिंपल सी, हमने एफ ब्लॉक वन शॉट देख लिया, वहां पर हमने देखा था कि लैंथनम और एक्टिनम तो डी ब्लॉक के एलिमेंट थे, परंतु लैंथेनाइड सीरीज और एक्टिनॉइड सीरीज के जो ये एलिमेंट्स है ना, वो अपने एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, ये अपनी 3D सीरीज, स्कैंडियम से खेल स्टार्ट हुआ, जिंक तक खेल चला। हर किसी की वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्लिक्शन मुझे निकालनी आती है, कोई दिक्कत नहीं, मैं देखते ही निकाल देता हूं। क्रोमियम ने थोड़ा सा एक्सेप्शन रखा था, कॉपर ने थोड़ा सा एक्सेप्शन रखा था। यहाँ पर D4 होना चाहिए था पर D5 हो गया था, यहाँ पर D9 होना चाहिए था पर D10 हो गया था। बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। अब ध्यान से देख यार, अब ध्यान से देख। सर मुझे डी ब्लॉक एलिमेंट्स याद नहीं है, तो याद नहीं है भाई, तो पीरियोडिक टेबल में मैंने आपको अच्छे से याद करा रखे हैं। अब मैं वापस से यहाँ पर आपको याद कराने लग जाऊं तो फिर ये अच्छी बात नहीं है, टाइम फालतू का वेस्ट हो जाएगा, ठीक है, टाइम फालतू का वेस्ट हो जाएगा। तो तेरे को पीरियोडिक टेबल का लेक्चर नंबर 2 देखना है, वहां पर तू ये डी ब्लॉक के एलिमेंट अगर याद नहीं है तो वहां पर जाके याद कर सकता है, ठीक है। अब ध्यान से देख, इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्लिक्शन ऑफ स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21, ये लिख दी मैंने, ठीक है। ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्लिक्शन है किसकी, स्कैंडियम की। ऊपर भी मैंने आपको निकालनी सिखाई थी, यहाँ पर मैंने वापस से लिख दी, ठीक है। अब तो ध्यान से देख, ये अपना क्या सर, वैलेंस सेल है, ये अपना वैलेंस सेल है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर 4s लिखा हुआ है तो यहाँ पर 3d लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं ns लिख दिया तो यहाँ पर n-1d लिख दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देख, डी में तेरा 1 इलेक्ट्रॉन से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन तक के प्रेजेंट है, डी में तेरे 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन तक प्रेजेंट है, ठीक है। और एस की अगर बात करूं मैं तो यहाँ पर 0 इलेक्ट्रॉन से लेकर 2 इलेक्ट्रॉन तक प्रेजेंट है, यहाँ पर तेरे 0 इलेक्ट्रॉन से लेकर 2 इलेक्ट्रॉन तक प्रेजेंट है। सर 1 इलेक्ट्रॉन तक को समझ में आ रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन का तो समझ में आ रहा है कि s ऑर्बिटल के पास 1 इलेक्ट्रॉन तो समझ में आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन भी समझ में आ रहा है, पर ये 0 इलेक्ट्रॉन समझ में नहीं आ रहा, ये 0 इलेक्ट्रॉन समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये आपकी क्या है सर, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्लिक्शन है डी ब्लॉक एलिमेंट की। कोई डी ब्लॉक एलिमेंट है, उसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्लिक्शन क्या होती है सर, ns 0 से 2 एंड n-1d 1 से लेकर 10। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि जो डी ऑर्बिटल होगा उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा या फिर 2 इलेक्ट्रॉन होगा या 3 इलेक्ट्रॉन, 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। पर यहाँ पर ये बात समझ में नहीं आ रही कि जो तुम्हारा s ऑर्बिटल है वहां पर 0 इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, वहां पर 0 इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे। क्या हमने यहाँ पर कोई एक ऐसा देखा क्या, यहाँ पर हमने 3D सीरीज का हर बंदा देख लिया, हर बंदे की वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्लिक्शन देख ली, क्या कहीं पे 4s के पास 0 आ रहा है क्या कहीं पे 4s के पास 0 आ रहा है क्या, नहीं सर 0 नहीं आ रहा। तो यहाँ पर जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्लिक्शन है किसकी, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो यहाँ पर तुमने 0 क्यों लिखा हुआ है, यहाँ पर तुमने 0 क्यों लिखा हुआ है। तो यहाँ पर उस बात को अपन देख लेते हैं, इस बात को अपन देख लेते हैं कि ये 0 तुम्हारा कहाँ से आया, ये जो तुम्हारा 0 लिखा हुआ है ये कहाँ से आया। अब यहाँ पर देख, ग्रुप नंबर 10 मैंने ले लिया, ग्रुप नंबर 10 मैंने ले लिया। ग्रुप नंबर 10 में जो एलिमेंट आते हैं वो आते हैं निकल,
पैलेडियम एंड प्लेटिनम। तो नी पढ़ोगे तो पिटोगे, नी पढ़ोगे तो पिटोगे, ठीक है। निकल एटॉमिक नंबर कितना होता है सर? 28 होता है, तो ये लिख दिया मैंने 28, यानी 4s2 3d8, 4s2 3d8, ठीक है। और निकल के नीचे जो उसी ग्रुप में एलिमेंट प्रेजेंट है वो कौन है? पैलेडियम है। तो यहाँ पर 4s होगा तो नीचे क्या हो जाएगा? 5s हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा सर? 5s हो जाएगा, तो ये लिख दिया मैंने 5s। ऊपर 3d था तो ये लिख दिया मैंने 4d। और नीचे जाएंगे तो 5s की जगह 6s हो जाएगा, 4d की जगह 5d हो जाएगा। ये तो सिंपल सी बात है, ठीक है। अब तेरे को यहाँ पर ध्यान रखना है, अब तेरे को यहाँ पर ध्यान रखना है, इसको तेरे को याद करना पड़ेगा यार। ये तो आपको पता है ना, ये तो आपको पता है, क्योंकि निकल का एटॉमिक नंबर 28 था, निकल का एटॉमिक नंबर 28 था, तो मैंने लिख दिया सर 28, मैंने लिख दिया 28, ठीक है। ये तेरे को पता होना चाहिए। यहाँ पर 5s के पास 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4d के पास 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर 6s के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है एंड 5d के पास 9 इलेक्ट्रॉन होता है, 5d के पास 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, पैलेडियम की बात हम जब करेंगे, पैलेडियम की बात जब अपन करेंगे तो 5s के पास कितने इलेक्ट्रॉन है सर? 0 इलेक्ट्रॉन है। तभी तो यहाँ पर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब मैंने बोली डी ब्लॉक एलिमेंट की, तो यहाँ पर ns की खोपड़ी में मुझे 0 लिखना पड़ा, यानी यहाँ पर s ऑर्बिटल में 0 इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बात चल रही है पैलेडियम की। पैलेडियम में 5s के पास 0 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, पैलेडियम में 5s के पास 0 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो ये तेरे को ध्यान रखना पड़ेगा। तो निकल की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी सर? निकल की क्या हो जाएगी? ये तो हमको पता ही है, 4s2 3d8। पैलेडियम की हो जाएगी सर 5s0 3d10, और प्लेटिनियम की हो जाएगी सर 6s1 5d9, ठीक है। ये अपना 4d, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है, ये अपने को ध्यान रखना है। ये आपकी क्या है सर? एक्सेप्शनल केसेस हैं, ये आपके एक्सेप्शनल केसेस हैं ये दोनों, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखने हैं। बाकी एक क्रोमियम था, एक कॉपर था, एक पैलेडियम हो गया और एक प्लेटिनियम हो गया, ये अपने को ध्यान रखने हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा एक्सेप्शन शो करता है, ये हमको बात पता होनी चाहिए, ठीक है। अब चैप्टर होगा आपका स्टार्ट। अभी तक जो बातें अपन देख रहे थे वो सारी इंट्रोडक्शन वाली बात थी, क्योंकि इंट्रोडक्शन अपने को पता होना चाहिए, बेसिक अपने क्लियर होने चाहिए, क्योंकि बेसिक अगर मेरे क्लियर है तो ही पूरा ये जो डी ब्लॉक है ये मुझे अच्छे से समझ में आएगा, और अगर मेरे बेसिक ही क्लियर ना हो तो डी ब्लॉक भी अच्छे से समझ में नहीं आएगा।